has gone through. आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट के ऊपर। सी सेट में कैसे कहाँ क्या है, अगर हम पिछले 3 सालों के बारे में देखते हैं, हमें आपके साथ आज कोई सिलेबस नहीं डिस्कस करना है। सिलेबस जितना हमको पता है कि सिलेबस आपको पता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी एक छोटी सी प्रिपरेशन करके आते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारा सी सेट है, ये हमारा जीएस है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है, ये हमारा सेकेंड पेपर है, इतनी मार्किंग है, इतनी नेगेटिव मार्किंग, इतनी पॉजिटिव मार्किंग है। तो आज हमारा कोई भी डिस्कशन उस सिलेबस को लेकर के नहीं है। आज हमारा डिस्कशन है कि उस सिलेबस को आप फ्री माइंड से कैसे प्रिपेयर करो, हाउ टू वर्क ऑन दिस। आज हम लोग ये ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक छोटा-सा 1 मिनट लूँगा कि बेसिकली सब्जेक्ट क्या-क्या है वो और उसको कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सीसैट की। तो सीसैट आपका आ रहा है यूपीएससी में और सीसैट आपका आ रहा है यूपीपीएससी में, ठीक है? तो जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, वो यूपीपीएससी भी दे रहा है, ठीक है? तो यूपीएससी में हमारे पास में सीसैट में क्या-क्या चीज़ें हैं? हमारे पास में कॉम्प्रिहेंशन है, राइट है? हमारे पास में लॉजिकल एप्टीट्यूड है, जिसको रीज़निंग भी कहते हैं, ठीक है? हमारे पास में मैथ्स है, ठीक है? जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं और अगर हम यूपीपीएससी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में हिंदी एक्स्ट्रा हो जाती है। गॉट? ठीक है? अगर हम पिछले सालों का देखते हैं, अगर हम 10 साल के पेपर उठा करके देखते हैं, तो 10 साल के पहले में अगर आज से हम 3 साल पहले चले जाते हैं, 3 इयर्स बैक चले जाते हैं, तो हमारा सीसैट हमारे लिए वाज़ नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं था। हमारे पास में हम बहुत ईज़ी से सीसैट को क्लियर करते थे। सीसैट वाज़ स्टैंडिंग नोवेयर कि यार आखिरी के 15 दिन पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा और हमें स्पेसिफिक पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है। पिछले 3 सालों से क्या हुआ कि एक र्यूमर सी आ गई। नो डाउट कि यूपीएससी ने सीसैट को लेकर के अपना स्टैंडर्ड थोड़ा-सा, जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा-सा अप किया है। तो जो अप किया है स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को अप करने की वजह से डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। लेकिन डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, ये प्रूव कैसे हो रहा है? ये कौन कह रहा है ज़्यादातर? मेरे हिसाब से डिफिकल्टी क्या होती है, आसान क्या है और मुश्किल क्या है? जो हमें आता है वो आसान है और जो हमें नहीं आता है वो मुश्किल है, वो कुछ भी हो सकता है। आप सब लोग बैठे हुए हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो आप बहुत अच्छा-सा आटा गूँथ करके आप बहुत अच्छी-सी रोटी, पूड़ी, पराठा सब बना लेते हैं। लेकिन आप अब मुझसे कहिए, तो मुझे लगता है कि अगर 2 लोगों के लिए खाना बनाना है, तो 2 लोगों के लिए जितना आटा सानना है, उसकी जगह आटा सानते-सानते वो 20 लोगों का हो जाएगा कि कभी पानी ज़्यादा होगा, फिर हम आटा ऐड करेंगे, फिर करेंगे। तो मेरे लिए आटा गूँथना बहुत मुश्किल काम है और आपके लिए आटा गूँथना बहुत आसान काम है। तो मीन्स ये कि जो जिसको आता है वो उसके लिए आसान है। तो आसान करने का तरीका क्या है कि हमें चीज़ें सीखनी है खाली और सीखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। पढ़ने के लिए क्वालीफाई करने के लिए अगर आपने स्पेसिफिक सिस्टम अप्लाई कर दिया, स्पेसिफिक पैटर्न अप्लाई कर लिया, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो वो पैटर्न क्या होना है, अभी 5 मिनट के लिए हम उसी पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ चीज़ें बहुत आसान हैं। हम जिस चश्मे से देख रहे हैं वो चश्मा गलत है, चीज़ें नहीं गलत है। तो हमें चश्मा बदलना है, हमें चीज़ें नहीं बदलनी है। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में कैसे कहाँ क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमारे पास में अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा डिस्कशन हमारी थॉट क्या होनी चाहिए? हमें कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं? ये क्वालिफाइंग नेचर का है। हमें कितने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं? 33% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग नेचर के लिए, ठीक है? लेकिन अब हम इसको थोड़ा-सा एकदम स्पेसिफिक ब्रॉड वे में सोचते हैं। ब्रॉड वे क्या है कि सिंपली हम 33% को ही अगर टारगेट करेंगे, तो समटाइम्स हम गोल से डेविएट हो सकते हैं। अगर हमारा 32.5% आ गया, तो हम रेस से बाहर हो जाएँगे। तो इसलिए हमारा टारगेट 33% नहीं रहेगा, हमारा टारगेट 40% रहेगा। क्यों 40% रहेगा? उसका भी लॉजिकल रीज़निंग ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी किसी बच्चे की स्ट्रेंथ रीज़निंग है और उसने लॉजिकल रीज़निंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और उसने कहा मेरा 33% आ गया, हम अपना आगे निकलते हैं। लॉजिकल रीज़निंग में अक्सर क्या होता है कि एक क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस सही होते हैं। कौन-सा नियर बाई है, उसको हम करेक्ट करते हैं। लेकिन बट समटाइम्स क्या होता है कि आयोग ने उन 2 क्वेश्चंस में से एक ऑप्शन को करेक्ट कर रखा है। आपकी नज़र में ऑप्शन ए ठीक है और आयोग की नज़र में ऑप्शन बी ठीक है। आपने ऑप्शन ए को करेक्ट कर दिया,
तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। एक क्वेश्चन जो मुझे मार्क्स मिलने थे, वो मार्क्स मिलने की जगह नेगेटिव मार्क्स में चले गए। तो अगर हमने 33% को ही टारगेट किया हुआ है, तो वहाँ पर क्या है कि हमारा एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने से हम रेस के बाहर हो जाएँगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 33% अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें 33% नहीं टारगेट करना है, हमें 40% टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि आयोग ने जो क्वेश्चन का आंसर माना है, आयोग उसी के हिसाब से मार्क्स देगा, वहाँ पर आप कहीं कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो ये पहली चीज़ हो गई। अब 40% आपका टारगेट हो गया। अब 40% टारगेट को अचीव करने के लिए अब हमारे पास में सेकंड स्टेप क्या है? सी-सेट। बहुत सारे से बच्चे जो होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 60% 70% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं और उन्होंने उनके लिए मैथ्स साइंस थोड़ा-सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। वो उसको लेकर के एक फ़ियर बना रहता है। तो उस फ़ियर को भी दूर कर देते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके दिमाग में एक फ़ियर है। तो उसको दूर कर देते हैं। हमको यहाँ पर क्या कहीं पर भी किसी को भी सारे अपने डाउट्स क्लियर है? हमें जो क्वालीफाई करना है, तो वो क्वालीफाई करने के लिए तीनों सब्जेक्ट में से हमें क्वालीफाई करना है, ऐसा तो कहीं नहीं है। एवरीबॉडी नोज़ इट। ठीक है? तो हम क्यों ना टारगेट करें कि मैक्सिमम मार्क्स वहाँ से टारगेट करें जो हमारा स्ट्रेंथ है। मैथ्स अगर हमारी वीकनेस है, इंग्लिश हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम इंग्लिश को फ़ोकस करके, रीज़निंग को फ़ोकस करके अपना 33% अचीव कर लें, 40% अचीव कर लें। हमारे लिए मैथ्स कोई हमें कहीं कोई ऐसा कहीं कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। आपको सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर है, आप किसी एक सब्जेक्ट से ले आइए, आप तीनों सब्जेक्ट से मिला कर के ले आइए, तीनों सब कुल मिला कर के आपको 33% 40% अचीव करना है, ठीक है? लेकिन इसके साथ ही साथ पैरेलल एक चीज़ और क्या होती है कि समटाइम्स हम क्यों तीनों सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं? हम तीनों सब्जेक्ट्स को इसलिए टारगेट करते हैं कि बाय द वे अगर हमारी आती हुई चीज़ नहीं हुई तो दूसरे सब्जेक्ट से हमारी रिकवरी हो जाएगी। हम एक अपना रिज़र्व कोटा, हम एक अपना सब्स्टिट्यूट लेकर के चलते हैं कि यार अगर ये वाला सब्जेक्ट नहीं हो तो ये सब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसलिए हम तीनों चीज़ों पर थोड़ा-थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब इन 3 सब्जेक्ट में तो पहला स्टेप क्या है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उस सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और उस सब्जेक्ट पर फ़ोकस करने के लिए हमारे पास में होगा क्या? हम पिछले 10 सालों के पेपर उठा करके देखेंगे। उन 10 सालों के पेपर्स में से उठा करके पिछले जो सालों के जो पेपर्स हैं, उसमें से देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है या किन टॉपिक्स को घुमा-घुमा करके पूछा जा रहा है। तो हम उन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आप हमें कितना भी घुमा लीजिए, ठीक है ना? हम उसमें घूमेंगे नहीं। अगर हम आप लोगों से पूछें कि एवरी वियर अगर मुझे अपर पहनना है, अगर मुझे टॉप पहनना है, अगर मुझे शर्ट पहननी है, एक आस्तीन को हम अंदर कर दें और एक आस्तीन को बाहर कर दें, तो क्या आप उसी उल्टी-सीधी आस्तीन से पहनेंगे? नहीं पहनेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि ये शर्ट कैसे वियर करनी है, अगर एक आस्तीन उल्टी है तो उसको आप सीधी कर लेंगे। Similarly, in the other way means कि you have to know the concept कि how to perform these type of the questions. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर हैं, तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको कोई भी डेविएट करना चाहेगा, तो आप क्वेश्चन से डेविएट नहीं होंगे बिकॉज़ यू नो कि हाउ टू डू इट। तो हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अगर उसका लॉजिकल क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ भी दे दीजिए। आपसे सोते में भी अगर हम आपका नाम पूछेंगे तो आप सोते में भी अपना नाम सही बताओगे, वो नाम आप गलत नहीं बता सकते। अगर हम आपके नाम की स्पेलिंग पूछेंगे तो वो आप गलत नहीं बताओगे बिकॉज यू आर वेरी मच अवेयर कि हाँ मेरे नाम की स्पेलिंग यही होती है, ए स्टैंड्स फॉर आ। किसी से भी पूछेंगे तो आप बता लोगे। द सेम थिंग इज हेयर, चाहे वो सीसेट हो, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, कुछ भी हो, आपके लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपकी प्रिपरेशन बेटर है, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। इसीलिए आपसे कहते हैं कि चैप्टर को पढ़ने के बाद में शॉर्ट नोट्स बनाइए, वन लाइनर क्वेश्चन बनाइए। वन लाइनर क्वेश्चन अगर चैप्टर पढ़ने के बाद में आपने बना लिया है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, तो आप सो मेनी वन लाइनर्स आंसर्स आर देयर, कॉन्सेप्ट्स आर देयर, यू कैन राइट ए लॉन्ग क्वेश्चन, यू कैन राइट ए वन लाइनर क्वेश्चन।
तो इसलिए आपको पढ़ने का तरीका बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। यू आर द एस्पिरेंट फॉर यूपीएससी। तो अगर आपने अपने पढ़ने के तरीके को स्पेसिफिक नहीं किया, लोगों से अलग नहीं किया, तो आप रेस में पीछे रह जाओगे। तो आपको पढ़ने का तरीका ही स्पेसिफिक करना है। आपने सब्जेक्ट को देख लिया, आपने अपने दूसरे जो पिछले साल के पेपर्स हैं, उनसे कंपेयर कर लिया, टॉपिक को हाइलाइट कर लिया। ठीक है? अब इसके बाद में इसी तरीके से बाकी अदर सब्जेक्ट में देख लिया कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमें 100% पढ़ना ही नहीं है, हमें अपना टाइम बचा करके हमें अपने क्वालिफाइंग का नेचर तो बस क्वालिफाई करके निकल जाना है, इसलिए क्वालिफाइंग वाले टाइम को बढ़ा कर बचा करके हमने प्री के लिए और मेंस के लिए उस टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सोलिडेटेड पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, वेरी लिमिटेड एंड एक्यूरेट। अब जब ये सब्जेक्ट उठाया, ठीक है? आज आज जैसे अभी हमने कहा कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे एप्टीट्यूड पर, तो हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है? एप्टीट्यूड पर अगर आ जाते हैं, तो अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? अब हमारा पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि अब हमने सामने सिलेबस रखा कि मैथ्स में से, एप्टीट्यूड में से हमारे पास में कौन-कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सिलेबस आ गया सामने। कौन-कौन सा सिलेबस आ गया? मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है? मान लीजिए कि हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि हमारे पास में स्पीड टाइम डिस्टेंस है, मान लीजिए कि हमारे पास में परसेंटेज है, मान लीजिए कि हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन है। तो इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे बहुत सारे से चैप्टर्स हैं। अब हमने इस मैथ्स के सिलेबस को उठा करके देखा। सिलेबस को उठा करके देखने के बाद में अब ये हमारे बहुत सारे से चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स में से हमको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब इस सिलेबस को हमको, और ये सिर्फ आपको सीसैट में नहीं करना है, ये आपको हर चीज में करना है। अब हमको इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, और 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? पहली कैटेगरी वो है कि जिस टॉपिक पर हम कॉन्फिडेंट हैं, हमको आता है, ये टॉपिक हमको आता है, इस टॉपिक पे हम कॉन्फिडेंट हैं, उस पे आपने मार्किंग कर ली, हाइलाइटर लगा लिया, कि ग्रीन कलर का हाइलाइटर लगा दिया कि इस टॉपिक पर हम कॉन्फिडेंट हैं, इसमें कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम पूछ लेंगे। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पर आता है कि वो टॉपिक जिसमें हम 50-50 हैं, यार इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर भी सकते हैं और हम नहीं भी कर सकते हैं, छूट भी सकता है। तो सेकंड कैटेगरी कौन सी हो गई? 50-50 वाली। आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, मे बी, मे नॉट बी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी हो गई, आपने उसको ऑरेंज कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। अब सेकंड कैटेगरी, अब थर्ड कैटेगरी कौन सी है? जो हमें बिल्कुल नहीं आता है, रेड कलर की कैटेगरी। अब हमने रेड कलर की कैटेगरी से हमने उसको मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चंस नहीं आते, हमको बिल्कुल नहीं आते हैं। इसमें से कोई सरल सा सवाल भी पूछ लेगा तो हमें नहीं आता है। वो इजी क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। गॉट इट? अब आपकी 3 कैटेगरी तैयार हो गई। अब 3 कैटेगरी में से क्या करेंगे? फिर अगेन वी विल गो थ्रू अवर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक। लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक में हम फिर से जो हमने 3 सेगमेंट डिवाइड किए हैं, उन 3 सेगमेंट को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से फिर से टैली करेंगे कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर हमारा रेड कलर वहां पर 10% अवेलेबल है, वहां पर 10% एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? वी विल बी हैप्पी एनफ कि हमारा रेड वाला 10% है, हमें पढ़ना ही नहीं है। गॉट इट? तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो एक र्यूमर फैली अचानक से कि यार सीसैट का लेवल बहुत हाई हो गया, अब तो क्वालिफाई करो फिर बाद में देखो, इसलिए जीएस का टाइम निकाल कर क्या क्या करें? सीसैट पढ़ने लगे। तो जीएस के मार्क्स से हमें आगे बढ़ना है, सीसैट के मार्क्स को खाली क्वालिफाइंग ही रखना है। जो ये कि टेंशन क्रिएट हो रहा था, उस टेंशन को हमने रिमूव कर दिया कि रेड लाइन के क्वेश्चंस उतने हैं जिनको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब 3 कैटेगरी हो गई। अब 3 कैटेगरी के बाद में क्या करेंगे? हमारा थर्ड स्टेप क्या है? सिंपल, जनरली ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यार जो नहीं आता है हम उसको सीखने की कोशिश करने लगते हैं। दिस इज जनरल ह्यूमन फिनोमिना, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो हमको नहीं आता है हम उसको इनिशियल लेवल पर छोड़ देंगे। वी फॉरगेट अबाउट दैट व्हाट वी डोंट नो।
छोड़ दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या सबसे पहले? अब हम करेंगे जो चीज हमको आती है, जो ग्रीन लाइन है, जिसमें हम कहते हैं कि हमसे कुछ भी पूछ लो हमें आता है। एक बार वंस हम एक बार उसी ग्रीन लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। टू मेक अवर सेल्फ 1000%, अभी हम 100% कॉन्फिडेंट थे, टू मेक अवर सेल्फ वन टाइम्स, वंस ओनली वंस, कि हम उन चैप्टर्स को एक बार दोबारा फिर से कॉन्सेप्चुअली और क्वेश्चन वाइज और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ करके हम उन क्वेश्चंस को दोबारा करके अपने आप को 1000% कॉन्फिडेंट कर लेते हैं कि अब इस चैप्टर को हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। अब हम दोबारा अगर देखेंगे तो जिस दिन एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक से उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि हाँ ठीक है। तो दैट मोमेंट इंस्टेड ऑफ 100% यू आर बिकमिंग 1000%। गॉट इट? तो अब वो अब एकदम क्लियर हो गया, आपके दिमाग से एकदम क्लियर हो गया कि हमको कैसे कहाँ क्या करना है। ठीक। अब उसके बाद में ऑरेंज वाले में देखेंगे, ऑरेंज वाले में देखेंगे 50-50, आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट। फिर हम अगेन उसको लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक से, जो हमारे पेपर्स हैं लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, उनसे हम कंपेयर करेंगे कौन कौन से टॉपिक, अगर जो ऑरेंज लाइन है उसमें से 10 टॉपिक ऐसे हैं जिन्होंने हम जिसपे हमने ऑरेंज लाइन लगाई है, तो उन 10 टॉपिक में से कौन से टॉपिक्स इजी हैं और कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं। मतलब डिफिकल्ट और इजी का मेरा यहां पर सेंस है लेंदी, किस चीज को सीखने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा और कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसको हम बहुत जल्दी से सीख लेंगे। फिर हम वहां पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 40% है, हमें 100% चाहिए ही नहीं। तो इसलिए हम फिर वहां पर जिसमें हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा होगा, हम उस चैप्टर को फिर से किनारे कर देंगे। उस ऑरेंज लाइन में से भी हम उस चैप्टर को किनारे कर देंगे कि ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर कंपैरेटिवली कम टाइम टेकिंग है, तो हम इन चैप्टर पर अपना टाइम इन्वेस्ट करके बचे हुए टाइम को हम प्री और मेंस में लगाएंगे, जीएस में लगाएंगे। गॉट इट? तो आपके पास में लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक हर स्टेप पे होना चाहिए, ठीक है। हर स्टेप पे आपको फोकस होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उन 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर अगर आपके किनारे हो गए तो 5 ही चैप्टर तो बचे। 5 चैप्टर जो कि कम टाइम टेकिंग है एंड कंपैरेटिवली इजी है। तो जब आप उन 5 चैप्टर को पढ़ लोगे और ग्रीन वाले को आप कंफर्म कर चुके हो, तो अब आपके पास में 100% कॉन्फिडेंस आ गया कि नाउ हमको इस चीज में कहीं कोई इश्यू नहीं है। राइट? क्लियर है? तो जो सीसैट को पढ़ने का आपका तरीका होगा या किसी भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ने का तरीका होगा, यहां पर स्पेसिफिकली आपके पास में कन्वीनियंस है कि यहां आपको 40% अचीव करना है। बाकी सब्जेक्ट्स में आपके पास में ये कन्वीनियंस नहीं है, वहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं। आप ऑलवेज लास्ट ईयर के पेपर से गॉन थ्रू तो होते रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे मैक्सिमम, पढ़ेंगे 100%। और वो 100% कौन सा होगा? वो 100% पूरी बुक नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं है। वो 100% कौन सा है? जो हमने लास्ट ईयर के पेपर से निकाल करके, इतने लंबे चौड़े सिलेबस में से निकाल करके जो इतना हमने बचाया है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रफ, वो हमारा टाइम वेस्टेज है। और ये जो थोड़ा सा बचता है ये हमें 100% पढ़ना है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से कुछ भी घुमा करके पूछ लिया जाए, हम इसका आंसर देने के लिए सक्षम हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि आपके को शर्ट को जो है वो पैंट की जगह पहनना है, तो प्रधानमंत्री भी उतर करके नीचे चला है कि नहीं ये ऐसे पहनी जाती है, तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है। तो उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपको बचे हुए सिलेबस पर चाहिए कि नहीं, कुछ भी पूछो ये मेरा इतना क्लियर है कि मैं कर दूंगा। ठीक है। उसके लिए आपके लिए दो लोग हेल्पफुल होंगे। कौन? एक, नंबर वन आपके टीचर्स, नंबर वन आपके टीचर्स और यहाँ का स्टाफ जो आपको स्पेसिफिक करके बताएगा। निश्चय एकेडमी का स्टाफ, निश्चय आईएएस का स्टाफ आपको कैटेगरी डिवाइड करके बता देगा कि बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस मच यू हैव टू स्टडी। तो यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ का जो स्टाफ है, वो आपका हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पे आपका हेल्प कौन करेगा? आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक। आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए निश्चय में क्या किया जाएगा?
आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम निश्चय में जो आपके पुराने एस्पिरेंट यहाँ के थे, जो क्वालिफाई हो गए हैं, जो आज आईएएस, पीसीएस बन गए हैं, हम उनके साथ आपका इंटरेक्शन कराएँगे। और जब वो स्वयं आपको बताएँगे, होता है अगर आपकी कुर्सी पर हम बैठे होते, तो शायद एक बार 100% कंपैरेटिवली एक टीचर खड़ा है और एक हमारा जो बच्चा यहाँ से पढ़ कर के पास हुआ है, वो खड़ा है जो आज की तारीख में आईएएस ऑफिसर है। हम कितना भी कहेंगे लेकिन अगर हम 10 बार कहेंगे और वो बच्चा 1 बार कहेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, हर बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर नहीं ज़्यादा होता है कि अच्छा इसने तो अभी-अभी क्वालीफाई किया है, तो इसके जो एक्सपीरियंस हैं वो लेटेस्ट हैं, तो अगर ये कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो हम उसके ऊपर अपना अटेंशन ज़्यादा देंगे। वी विल पुट अवर मोर अटेंशन ऑन दैट गाय एंड दिस इज़ नेचुरल। इसमें किसी को भी अदरवाइज़ किसी टीचर को, किसी फैकल्टी को अदरवाइज़ नहीं लेता है, ना लेने की ज़रूरत है, ना लेता है। ठीक है? तो वी विल मेक श्योर कि वो जो यहाँ से क्वालीफाई हुए हैं या और कहीं से भी क्वालीफाई हुए हैं, तो हम आपके जो सिविल सर्वेंट हैं आज की तारीख में, उनके साथ आपका इंटरेक्शन भी रेगुलरली कराते रहें, ताकि आके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे कि बहुत सारे में से हमने बहुत सारा छोड़ दिया है। बहुत सारे में से हमने थोड़ा नहीं छोड़ा है। हमने बहुत सारे में से बहुत सारा सा कोर्स छोड़ दिया कि ये हमको नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर दिस इज़ टाइम वेस्ट। ठीक है ना? अगर हम इतना ज़्यादा स्पेसिफिक, इतना ज़्यादा टू द पॉइंट नहीं होंगे, तो हम बहुत सारा पढ़ कर के वहाँ पर जाएँगे और पता चलेगा कि हमने इतना सारा सा पढ़ा था और हमें खाली 2 ही क्वेश्चन मिले। तो वो डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए आपका फ़ोकस्ड होना, आपका सिस्टमैटिक होना, आपका जेन्युइन स्टडीज़ करना ज़रूरी है। हम वो जेन्युइन स्टडीज़ ही करेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे। करेक्ट है? यहाँ तक कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं? तो आपके ये 3 स्टेप्स क्लियर हो गए कि कौन-सी हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो हमें 40% टारगेट अचीव करना है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट में थोड़ा-थोड़ा अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है कि हम 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करके अपना 40% क्लियर कर रहे हैं, तो हम 2 सब्जेक्ट पे फ़ोकस करेंगे। हम तीनों सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत सारी सी ईज़ी-ईज़ी चीज़ें सब में हैं। तो हम वो ईज़ी-ईज़ी चीज़ें पढ़ कर के अपना सारा टाइम सेव कर लेते हैं। अगर हम एक ही चीज़ पर फ़ोकस करेंगे, अगर हम खाली कॉम्प्रिहेंशन पर फ़ोकस करेंगे, तो ईज़ी और डिफ़िकल्ट दोनों है, हमें ईज़ी और डिफ़िकल्ट दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि हमने इसका भी ईज़ी पोर्शन निकाल लिया, इसका भी ईज़ी पोर्शन निकाल लिया और इसका भी ईज़ी पोर्शन निकाल लिया और ईज़ी पोर्शन पढ़ कर के अपने 40% सिक्योर कर लिए और अपना रेस्ट ऑफ द टाइम हम अपने प्री और मेंस के लिए लगा दिया। गॉट इट? एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है आपके पढ़ने के लिए। You peoples are different. You peoples are officers. You peoples are going for यूपीएससी। आप कंट्री को सर्व करने जा रहे हो। अगर शुरू से अपने आप को डिफरेंट वे में नहीं जियोगे, आई एम नॉट सेइंग पढ़ोगे, आई एम सेइंग जियोगे। तुम्हें यूपीएससी को अभी से जीना है कि क्या होता है यूपीएससी, कैसे क्या करते हैं, तो शुरू से ही आपको उसी तरीके से। और अगर आपने अपनी लाइफ में अपने आप को यूपीएससी उतार लिया, तो आई कैन चैलेंज, नो बडी कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम एन आईएएस। ठीक है? क्लियर? तो इसलिए हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहली बात हमने क्या कही कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ करके भी अपने आप को क्वालिफाइंग नेचर में क्वालिफाई करके बाहर हो सकते हो। लास्ट हमने क्या कहा कि ठीक है आप कर सकते हो लेकिन ऐसा करना मत। क्यों मत करना? क्योंकि एक को करने में एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, प्लस साथ ही साथ वहां पर आपको जब आपके पास में इजी चीजें अवेलेबल हैं, तो हम इजी और डिफिकल्ट दोनों पे क्यों जाएं? तो इसलिए हम इजी इजी तीनों में से ऑप्ट करेंगे, 40% सिक्योर करेंगे, टेंशन फ्री करेंगे। डिफिकल्टी की डेफिनेशन वही है, जिनको नहीं आता है, जो नहीं कर पाए, उन्होंने ज्यादा कहा कि यार पेपर बहुत बदल गया था, यार लेवल बहुत हाई हो गया था। जो पेपर सॉल्व करके आया, उसने नहीं कहा कि एक बार की पेपर यार बहुत टफ था। उन्होंने नहीं कहा कि पेपर बहुत टफ था, जो नहीं कर पाए। और जो नहीं कर पाए और डिफिकल्टी की परिभाषा क्या है कि मुझे नहीं आता तो डिफिकल्ट है, आटा गूंदना मुझे नहीं आता तो डिफिकल्ट है। और क्या वाकई आटा गूंदना डिफिकल्ट है? ठीक है? अगर मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है, तो मोटरसाइकिल चलाना मेरे लिए, लड़कियों के लिए 2 पहिया, मैं 4 पहिया चलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार गिरेगी नहीं। 4 पहिए पे बैलेंस है गाड़ी, गिरेगी नहीं। 2 पहिए में अगर हमने गाड़ी रोक दी तो एक तरफ गिर जाएगी।
तो दो पहिया बैलेंस करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है यार, मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, गिरने का खतरा रहता है, जबकि चार पहिए में हम अंदर आराम से सेफ्टी से बैठे हुए हैं, हम गिरेंगे नहीं। तो क्या वाकई में मोटरसाइकिल चलाना डिफिकल्ट है? मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। तो डिफिकल्टी और इजी क्या है? उन्हीं बच्चों ने बाहर कहा जो नहीं कर पाए, डिफिकल्ट है। और हम अपना वो पाथ अचीव करेंगे जिसमें हमारे लिए डिफिकल्ट कुछ है नहीं। ठीक? तो इस तरीके से सो मेनी चैप्टर्स आर देयर, हम सिलेबस में करेंगे। ठीक है? अब इन्हीं सिलेबस में से उठा करके हम आपको प्रूव करते हैं कि डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और अभी हम आपसे पूछते हैं और आप बताना कि यह क्या डिफिकल्ट है। ठीक है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछूंगा, उन क्वेश्चंस में आप ये जान लीजिए कि ज्यादातर क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादातर नहीं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पिछले किसी ना किसी साल में पूछे गए हैं। ठीक है? तो जो मैथ्स के, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का है, वो तो इन चीज़ों को अभी मेरे हिसाब से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बता लेंगे, लेकिन मैं किसी के क्वेश्चन का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ईज़ी है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो वन क्वेश्चन इज़ देयर, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक क्वेश्चन और भी दिया था, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा, एक चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन, और उस सिंप्लीफिकेशन से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। ठीक है? तो सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से भी आए थे। तो उस सरलीकरण का एक बहुत छोटा सा सवाल अभी हम आपके सामने रखते हैं और आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या है। ठीक है? द क्वेश्चन इज 5, सॉरी, द क्वेश्चन इज 5005 minus 5000 divided by 10. आंसर? बच्चे आपका नाम क्या है? पवन। पवन, आप इसका आंसर, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है ना। आप बताओ कि ये क्वेश्चन अगर आपके सामने लिखा हुआ है, तो पैसों का जोड़ा घटाना तो हम लोग बहुत कर लेते हैं, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए पैसे मान लेते हैं कि 5000 ₹5 माइनस 5000 रुपए डिवाइडेड बाई 10 रुपए। पढ़न फिर से बोलिए प्लीज। 0.5, वन आंसर इज 0.5। नव्या? 4500। बेटा आप बताओ। 4455। 4500। 4505। बच्चे? रत्ना? आंसर? 0.5। ये एक और आ गया 0.5। तरन्नुम? 4505। 4505। ठीक है? तो ऑलमोस्ट सब लोग इसी के आसपास घूम रहे हैं। बच्चे आप अपना बताओ। 4500। 5 मीन्स ये वाला 4505। ठीक है? तो इसी आंसर में घूम रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग जितने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर हमने कुछ से पूछा तो 1 2 3 4 5 6 कई एक ऑप्शंस आंसर के आ गए। ठीक है? बेसिकली अगर अभी हम वापस बात करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, मैथ्स का चैप्टर है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज बॉडमास। गॉट इट? बॉडमास सबने सुना हुआ है। ठीक है? बॉडमास का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। रत्ना, एनी प्रॉब्लम?
अच्छा, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है जिसमें हमारे जो मैथमेटिकल साइंस हैं वो बहुत सारे से यूज हुए हैं। माइनस भी यूज किया, ये तो हमने बहुत सरल सा खाली 3 डिजिट का ले लिया। हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन हो जिसमें बहुत सारी सी डिजिट्स हो और बहुत सारे से मैथमेटिकल साइंस यूज हुए हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, इनटू भी हो। तो हम किस प्रोसेस में, क्या जिस प्रोसेस में लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या उसी प्रोसेस में सॉल्व करेंगे? उसी प्रोसेस में सॉल्व नहीं करेंगे। 5005 में से 5000 घटाया, बच गया 5, और 5 को डिवाइडेड बाई 10, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब हो गया 5 2 जा 10, मतलब 0.5 आंसर। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए, और किसी ने किसी तरीके से किया तो अलग अलग आंसर आएंगे, तो लेकिन आंसर तो करेक्ट एक ही है। इसलिए मैथ्स में एक नियम बन गया कि जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस रिदम में सॉल्व करते हैं। रिदम क्या है? बॉड मास। ठीक है, अब इसमें एक वी बॉड मास भी होता है, वी भी लगता है। ठीक है, वी का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर बार लगा दिया है, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं तो उसको बार कहते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे किसी क्वेश्चन के ऊपर बार लगा हुआ है तो बार का मतलब क्या है वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो बार सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स मतलब कि इस क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट के अंदर भी कुछ डिजिट लिखी है, इसमें लिखा हुआ है कि 10 माइनस 2। ठीक है, तो अब हमारा इसका कनेक्शन बाहर की चीजों से नहीं रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं सबसे पहले हम 10 माइनस 2 करके उसको 8 कर लेंगे, जबकि यहां पर हम क्या कर रहे थे, 5005 में से 5000 नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लगा हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सिस्टम में दिस इज ब्रैकेट, दिस इज ऑफ, दिस इज डिवीजन, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज एडिशन, दिस इज सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो हम इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनी इशू? ठीक है, तो जब हम इस सीरीज, तो आपके ये सारे आंसर मैंने मिटा दिए। अब इस सीरीज में हमारे पास में ब्रैकेट कोई है नहीं। ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द ऑफ मींस? ऑफ मींस अगेन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, यहां पर हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के बाद आता है। लेकिन अगर टू, अगर 2 ऑफ 1/2 लिखा हुआ है, तो अगर कहीं पर ये 2 ऑफ 1/2 लिखा हुआ है तो हम पहले 2 ऑफ 1/2 को सॉल्व करेंगे। और ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू। 2 इंटू 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 बच गया। तो अगर कहीं पर ऑफ लिखा हुआ है तो हम इसी रिदम में बॉड मास में, अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो बॉड मास में सॉल्व करते हैं। और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? अगर कहीं भी कोई भी चीज मेरी अनसिस्टमेटिक हो रही हो, आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप 10 बार 100 बार पूछ सकते हो। क्लियर है? तो अगर जो कॉन्सेप्ट है, जो इतनी देर से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मुझे कॉन्सेप्ट समझने, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी हो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंप्लीफिकेशन में अगर किसी तरीके की सीरीज दी हुई होती है तो उस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम इस रिदम में, इस सिस्टम में सॉल्व करते हैं, और वो सिस्टम कहलाता है वी बॉडमास। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबसेक्शन। तो इसके हिसाब से हमारे पास में ब्रैकेट है नहीं इस क्वेश्चन में, ऑफ है नहीं इस क्वेश्चन में, डिवीजन है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो अगर हमारा ये डिवाइड था 5000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या बच गया? 500। और यहां पर अब क्या है मेरे पास में? सीक्वेंस क्या बची? 5000 माइनस 500। तो 5000 माइनस 500 मीन्स 4505। ठीक है, अब इसमें से सिंपल कैलकुलेशन क्या होता है? कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होना चाहिए? अब बहुत सारे से बच्चे यूं लिख करके मत सॉल्व करना कि 5000 5000
5 और फिर यहाँ पे लिखा 4500 और फिर यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 0 10 में से 5 इस तरीके से नहीं सॉल्व करेगा कोई। क्लियर है? आपके पास में आपका अपना एक क्लियर होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन जो सिंपल कैलकुलेशन है आपके पास में 5000 में से 5 गया, क्या आया 4500 4500 और प्लस 5 हमारे पास में एक्स्ट्रा था। 4500 बचा, 5 हमारे पास में एक्स्ट्रा था तो 4505 हो गया। क्लियर है? तो जितने और लोगों के आंसर्स थे वो आंसर अब आप लोगों को क्लियर होंगे कि किस तरीके से करना है। सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में। मैंने आपको कहा कि आज मैं आपके साथ में वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपको ये लग जाए कि देखिए गलती होती है लेकिन कितना आसान था। क्या वाकई ये मुश्किल था? अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए चीजें मुश्किल नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक, तो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चलेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चंस कुछ में इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। ठीक है, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा। आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम सीधे से सिर्फ इतनी सी चीज पढ़ रहे हैं कि अगर हम एक सिस्टम बना लेंगे, अगर हम लोगों से कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की जरूरत क्या है? इतना कॉन्सेप्ट के पीछे सब लोग क्यों भागते हैं कि अगर आपके बेसिस क्लियर हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, या जो भी काम करोगे अगर आप उसको सोच समझ करके एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से करोगे तो उसमें आप सक्सेस होगे। तो क्यों इतना कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ा हुआ है? तो वही मैंने दिखाया कि एक बहुत आसान सा सवाल था, इसका 0.5 आंसर कहीं से नहीं था अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर हम आपके सामने फिर से कहीं कोई क्वेश्चन दे दें तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देते हैं, जो एग्जाम्पल हमने देने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। अगर सिंपल एक स्क्वायर करने के लिए, मतलब हम चीजों को सीखने की खाली बात बता रहे हैं, ठीक है? अगर हम आपको सिंगल डिजिट के स्क्वायर याद रहते हैं, ठीक है ना, आपको सिंगल डिजिट के स्क्वायर याद रहते हैं तो आप आराम से बता देते हो कि हमने आपसे पूछा 7 का स्क्वायर क्या है, तो आपने कहा 49। हमने आपसे पूछा 6 का स्क्वायर क्या है, आपने कहा 36। ठीक है, हमने आपसे पूछा 20 का स्क्वायर क्या है, आपने कहा 400। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि 63 का स्क्वायर क्या है, तो आपको पेन और पेपर की आवश्यकता पड़ जाएगी। आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपको तरीके नहीं पता हैं। तो यहीं पर सिंपल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 63 का स्क्वायर क्या है, तो 63 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें फिर से हम सीखेंगे इसको क्या कहते हैं, पावर। ठीक है ना, तो जितनी भी पावर लगी हुई इसका मतलब उस डिजिट का सेम डिजिट्स में खुद से खुद का उतने बार का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये चीजें तो सबको क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। अभी हम यहाँ पर खाली स्क्वायर पूछने की बात कर रहे हैं तो हम खाली स्क्वायर पूछेंगे। सिंगल डिजिट का स्क्वायर सबको याद रहता है, 3 का स्क्वायर लिख दें, लिख दिया। 6 3 जा 18, ठीक है, और 18 2 जा ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 18 2 जा 36 लिख दें। 36 जब 2 डिजिट आ जाती हैं तो क्या करते हैं, एक डिजिट को कैरी कर देते हैं। तो 36 का 6 लिख दिया और 3 कैरी हो गया। क्लियर है? अब क्या बचा, 6, 6 का स्क्वायर और कैरी कितना था, 3, तो 36 और 3 3969 इज द आंसर। क्लियर है? स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट फर्स्ट स्टेप। सेकंड, और क्या चीज एक बेसिक क्लियर है कि अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन, कोई भी स्क्वायर डबल डिजिट में आ रहा है उसका आंसर, तो हम यूनिट डिजिट लिखते हैं और 10 डिजिट को कैरी कर देते हैं, उसका हासिल लगा देते हैं। ठीक है ना, उतने का हासिल लग गया
ठीक है। और अगर डबल डिजिट उसका आंसर नहीं आ रहा है तो हम सिंगल डिजिट में आंसर लिख देते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप इज व्हाट, कि जो दो डिजिट दी गई है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और उस डिजिट का जो आंसर आता है उसका डबल कर देते हैं। अब डबल करने के बाद में जो अल्टीमेट आंसर आया उसमें से फिर से अगर सिंगल डिजिट है तो हम पूरा लिख देंगे, और अगर डबल डिजिट है तो यूनिट डिजिट को लिख करके बाकी डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी कर देंगे, हासिल लगा देंगे। ठीक है। फिर जो 10th डिजिट है बची है, एक भी डिजिट बची है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, जो कैरी होगा उसको उसमें ऐड करके फाइनली लिख देंगे। क्लियर है? हम क्या बताने जा रहे थे कि अगर हमको चीजें आती हैं तो अभी जस्ट फ्यू सेकंड्स बैक अभी हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए 63 का स्क्वायर क्या है, तो आपको पेन और पेपर की आवश्यकता पड़ी, आपने कहा हमें नहीं आता है। लेकिन अब जब हमने आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे करते हैं, कि ऐसे करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि 52 का स्क्वायर क्या है। आप सब लोग बोलते जाओ, मैं यहां लिखता जाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एवरीबॉडी 4, यूनिट डिजिट का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। फिर सेकेंड स्टेप 5 टू जा, और 10 का 2 जा, और 20 का 0, कैरी आ गया 2। फिर 5 का स्क्वायर 25 और 2। ठीक है, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से कि व्हेन यू नो दीज आर दी स्टेप्स टू सॉल्व दी क्वेश्चन, तो दैट मोमेंट यू कैन सॉल्व। अभी फ्यू मिनट्स बैक हम लोग क्या कर रहे थे? नहीं हो रहा था। अब फ्यू सेकेंड्स बाद क्या कर रहे हैं कि यस, दो डिजिट का कोई भी स्क्वायर दीजिए, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हम करेंगे। अभी क्या करें? दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग, तो दैट मोमेंट यू आर यूजिंग योर पेन। सम ऑफ यू यू आर यूजिंग योर पेन। जब 3-4 बार आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर कर लोगे तो आफ्टर फ्यू दैट प्रैक्टिस क्या पेन की जरूरत होगी? नहीं होगी, इजी कर लोगे। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, अगर आपके स्टेप्स क्लियर हैं तो एवरीथिंग बिकम्स इजी। जो 63 अभी मुश्किल था, आज अभी अब हम आपसे कोई भी 2 डिजिट पूछें, वो 2 डिजिट आपके लिए आसान है। तो आज हम खाली बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से आसान होती हैं चीजें। उसी बारे में एक दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं। ठीक है। 103 इंटू 104, ये आपको एक मल्टीप्लाई करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस हु आर appearing in the CSAT एग्जाम। आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट दी कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे स्टेप्स पता है, तो हाउ दी थिंग्स आर इजी। ठीक है। तो अब आप बताओ। किसका आंसर निकल आया? एनी वन ऑफ यू हैव डन इट? कितना? 10,712। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? एवरीबडी इज एग्री विद दिस? सबने कर लिया? ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करें। ठीक है। ये 100 से कितना ज्यादा है? हाउ मच एक्स्ट्रा दिस इज? हाउ मच? ये 3 एक्स्ट्रा है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 4, 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है। क्लियर है? ठीक। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? 12। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया 12। गॉट इट? क्लियर?
अब इन दोनों का एडिशन कितना है? कितना है? 7। 4 + 3 7। और बात किसकी कर रहे थे? 100 के फिगर्स की बात कर रहे थे, ठीक है? 7। तो 100 की फिगर की बात करें तो 100 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 107। 107, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है? कोई शक? Anybody want to ask anything? Anybody want to say something? I am least concerned ki what the question are asking. Today we are just discussing the things ki if we will follow the system, we will follow the concepts, so we will reach the goal. Got it? ठीक है ना? क्या इसका सिस्टम था? अगर दोनों डिजिट 100 की हैं और दोनों डिजिट 100 से बड़ी हैं, इफ बोथ द डिजिट्स आर बिगर देन 100, तो दैट मोमेंट हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे 100 से दोनों डिजिट कितनी कितनी ज्यादा हैं, वो हमने देख लिया। दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया बगल में, ठीक है? लिखना हम राइट साइड से शुरू करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया, फिर दोनों का एडिशन कर दिया और दोनों के एडिशन के साथ में 100 ऐड कर दिया। 3 स्टेप, कितना ज्यादा है वो देख लिया। सेकेंड स्टेप, हमने उन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया। थर्ड स्टेप, उन दोनों डिजिट को ऐड करके प्लस 100 करके लिख दिया, ठीक है? नाउ आई एम आस्किंग 107 into 102, what is the answer? No need to pen. Answer please. 14, यहां देख रहा है ना, हमको ऊपर लिखने की जरूरत भी नहीं है। 7 2 जा 14, 7 2 9 + 100, क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो जो बात हम अपनी इतनी देर से एक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम चीजें आसानी से कर लेंगे। तो हमें किस पे वर्क करना चाहिए? सब हमें फटाक से एक भीड़ की तरह, एक आम आदमी की तरह चैप्टर सामने आया और हम बैल की तरह जुट गए। नहीं करना है, ठीक है ना? आम आदमी से अलग करना है। यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट राइट नाउ, बट इन फ्यूचर यू आर एन ऑफिसर, ठीक है? तो ऑफिसर वाली थिंकिंग अभी से लाने दो। जब तुम्हारे सामने एक फाइल आएगी तो उस फाइल को पूरा पढ़ना नहीं है। उस फाइल के कुछ एक शब्द से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ क्या है। तुम वापस बुलाओगे अपने सबऑर्डिनेट को और उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे और फाइल वापस करोगे या अप्रूव करोगे। क्या तुम्हारे पास में पूरी फाइल का, इफ यू बिकम अ डीएम, तो क्या तुम्हारे पास में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, क्या सारी फाइल पढ़ने का टाइम होगा? नहीं होगा, ठीक है ना? तो वहां पर तुम्हारे पास में बहुत सारी सी फैसिलिटीज, बहुत सारे से सबऑर्डिनेट्स हैं। उन सबऑर्डिनेट से काम कैसे लेना है, उसको कैसे समझना है, कौन सही है कौन गलत है, तो तुम्हारे पास में तुम्हारा वो एटीट्यूड होगा जो तुम्हें लोगों से अलग बनाएगा कि यस आई एम एन ऑफिसर और मैंने ये टिक किया, ये टिक किया। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें हमने सीधे सीधे से लिख दिया प्लीज स्पीक, वार्ता करने आइए। तो जो सबऑर्डिनेट होगा वो आपको बैठा करके समझाएगा कि सर इसमें ये है, और आप उसको सुनते जाएंगे और आप अपने ब्रॉड माइंड से उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे या उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आई मीन टू से कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हाउ टू वर्क, ठीक है? वो ये बात है आपके बाद में पहुंचने की, और अभी क्या है वहां तक पहुंचने की। तो अभी हम फिर से वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे। हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको शुरुआती दौर में जो सामने दिख रहा है, वो सामने जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। 6 लाख लोगों में से 5 लाख लोग वही कर रहे हैं, 6 लाख लोगों में से 3 लाख लोग वही कर रहे हैं कि जुट गए। जुटना हमें भी है, लगना हमें भी है, लेकिन लगना हमें दूसरे तरीके से है। सक्सेसफुल पर्संस डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, दे डू द सेम थिंग इन ए डिफरेंट मैनर।
तो आपको अपना करने का तरीका अलग करना है। क्लियर है? आज मेरा पूरा डिस्कशन, यस प्लीज। जितनी भी 100 की डिजिट आएंगी इसी में आएगा, सब आएगा। ये 100 के डिजिट में, मतलब आपके लिए हमने तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट की बात करी, ये 100 के डिजिट में है। जैसे 100 के डिजिट में क्या कर रहे हैं हम, 100 प्लस कर रहे हैं। अगर दोनों डिजिट 100 से कम किए, 100 से कम किए, 100 से लेस किए, तो हम उसको 100 से माइनस कर देंगे। ग्रेटर है तो प्लस करेंगे, लेसर है तो माइनस करेंगे। ये आपने पूछा, हमने आपको बताया। लेकिन यहां पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर कि कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, दीज आर शॉर्ट ट्रिक्स। हम शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता रहे हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताने का पर्पस मुझे शॉर्ट ट्रिक पढ़ाना नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बताने का पर्पस मुझे वही है कि वही एक काम आप एक लाइन में करोगे, वही एक काम सिस्टम में करोगे। तो अगर हमें कम में करना है तो उसका सिस्टम क्या है वो है। अगर इतने कोर्स की जगह में इतना सा कोर्स करना है, अगर हमें मैक्सिमाइज को मिनिमाइज करना है, तो उसका एक सिस्टम है कि हम उसको मिनिमाइज कैसे करें। ठीक है ना? तो हम उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। राइट नाउ आई एम टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट हाउ यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ, what the methodology, what the method you will adopt, you are supposed to adopt, you have to adopt and you must adopt। कि हमें यही पर्पस, यही तरीका, यही एटीट्यूड अपने आप के अंदर शामिल करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं पिछली बार का आया हुआ, और उसके बाद में फिर हम लोग एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2002 में एक बहुत, मतलब मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं, जो बाहर हवा हो गया कि सी सेट का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, नो डाउट सी सेट का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ने से बहुत टफ हो गया है। टफ नहीं है, टफ उनके लिए है जिनको नहीं आता, और इजी उनके लिए है जिनको आता है। वो एग्जाम्पल हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप बताइएगा। अभी हम पुराने सारे इजी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आज से 10-15 साल पहले पूछे गए थे, वो लेवल था। अब इस लेवल से तो बढ़ा, वो लेवल भी अभी हम आपको बताएंगे। 2018 का भी एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अभी हम आपको 2010 से पहले के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, वन 1000 to the power 9 divided by 10 to the power 24। आंसर प्लीज। जो साइंस बैकग्राउंड हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी, अगर उनका पेन चल रहा है तो यू थिंक ओवर इट। आप कहां पर हैं? जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनका इतनी देर में 5 बार आंसर आ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि जो 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके साथ में 2024 में रिपीट नहीं हो सकता। कहीं ऐसा रिटर्न में है? 10 टू द पावर 16। कहीं ऐसा है? हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आएगा वो हमें नहीं पता, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। 10 टू द पावर 16 किसने आंसर बताया है? और कोई? 10 टू द पावर 10 to the power 25। yes, any else buddy? 1000। 1000 1000 का मतलब हो गया 10 का क्यूब, राइट? तो 10 का क्यूब लिखूं या 1000 लिखूं, वॉट एवर यू से। एनी एल्स बडी? मनीष? 1000। रत्ना? 1000। 10 की पावर 25। नव्या? नो आंसर। तरन्नुम? नो आंसर। अनामिका, योर आंसर?
10 की पावर 9। नो आंसर। बच्चा, इसका नाम हम बार बार भूल जा रहे हैं अभी शुरू में। मोहन नहीं, पवन, सॉरी सॉरी। पवन, कोई आंसर? 10 की पावर 22। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये आंसर किसने आया? ये आंसर आया उनमें से जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है और उनमें से भी जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है। ठीक है, अब फिर से वापस आते हैं। नव्या, तरन्नुम एंड साक्षी। ठीक है, इन 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, इन 3 लोगों ने आंसर नहीं देने का मतलब क्या है? माइनस मार्किंग से बच गए। ठीक है ना? 3 लोगों के, रत्ना ने भी आंसर, रत्ना ने आंसर दिया है। 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब वो माइनस मार्किंग से बच गए। ठीक है, और बाकी जितनों ने आंसर दिया, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, तो उनको बताना कि उनको मार्क्स मिले, या जो उन्होंने दूसरा एक सवाल हल किया था उसके भी मार्क्स दे दिए। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ठीक है ना? तो इसलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000 पहले से किसी ईयर का है। अब हम देखते हैं, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आई रिपीट, हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना आपके लिए कितना जरूरी है। आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब कमिंग बैक टू क्वेश्चन, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये सी सेट है, इसमें आसान ही क्वेश्चन होगा, इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। ये सी सेट है, इसमें आसानी, और जब आपने अपने मन में ये मान लिया कि इसमें आसान क्वेश्चन होगा, तो आपका डर 50% अपने आप भाग जाएगा। आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ये ऐसा नहीं होगा कि यहां पर 1000 है तो यहां पर 90 लिख दें, या यहां पर 10 लिख दें, या यहां पर 8 लिख दें। ये फिगर जो होंगी ऑलवेज एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई होंगी। द फिगर विल ऑलवेज कोरिलेट टू ईच अदर। दिस इज डैम श्योर, 100%, 1000% कभी वेरी नहीं करेगा। ना पीछे किया था, ना आगे करेगा। 1000 will be, the figures will be in the same manner, in the same portfolio of the same cup. ठीक है, तो अगर यहाँ 1000 लिखा है तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब इसमें स्टेप क्या होता है काम करने का, कि इसमें हम ये जो, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर। एनी डाउट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। पहला स्टेप क्या है, बेस सेम करेंगे। तो यहां पर 10 है तो इसको 1000 को बेस करना, सेम करना आसान है। 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1000 को 10 का क्यूब लिख दिया, तो 10 का क्यूब हो गया, और इसके ऊपर पावर है 9, तो इसके ऊपर पावर लगा दी 9, और यहां पर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप इज हम बेस सेम करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब दो पावर हो गई। अब जब दो पावर हो गई तो हमें बेसिक जानना होता है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो क्या करते हैं, व्हेन देयर इज ए पावर ऑन द पावर, तो दैट मोमेंट पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। गॉट इट? तो पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 9 का 3 में मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 10 टू द पावर 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। पावर सेम हो गई। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। अगर बेस सेम है, सेकेंड स्टेप इज व्हाट, अगर बेस सेम है और दोनों का आपस में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर ऑलवेज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और सिंगल डिजिट में आंसर आ जाता है। ठीक है, और अगर डिवीजन में है तो पावर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और आंसर आ जाता है। तो यहां पर क्या है, डिवीजन, बेस, उसके लिए क्या जरूरी, क्या है, बेस सेम होना। द बेस मस्ट बी सेम,
only then you can apply this formula, otherwise you cannot. If there is x to the power 10 into x to the power 2, so it will become x to the power 12. Got it? When I am speaking something, then listen carefully. When I am writing something, that moment you must watch the board, then you start your writing. ठीक है? So when the bases are same, only then the power will get added. Otherwise, if it is x to the power 10 into y to the power 12, so it will be nothing. It will remain same. X to the power 10 into y to the power. क्लियर? डाउट? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 1000 था, इट इज अ फॉर्म ऑफ 10, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो हमने इसको इसलिए बेसिस सेम किए. अब यहाँ पर 27 माइनस 2, दैट इज, तो व्हाट इज द आंसर? 10 टू द पावर 25. गॉट इट? इसमें कितने तरीके के फॉर्मूले होते हैं? इस चैप्टर को कहते हैं इंडिसेस. ये क्वेश्चन जो है वो इंडिसेस के चैप्टर से है. हिंदी में इसको घातांक कहते हैं. घात का अंक, पावर को घात कहते हैं हिंदी में. इंग्लिश में पावर कहते हैं. इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम इंडिसेस है, हिंदी में इस चैप्टर का नाम घातांक होता है, और इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है? सो टुडे वी आर नॉट studying any specific chapter. Today we are discussing about the CSAT. Today we are discussing about how easy CSAT is if we follow such steps. Clear है ना? आगे चलें? ठीक. तो यहां पर एक आंसर था, कुछ बच्चों ने इस आंसर को रिपीट भी किया था, 10 टू द पावर 25. ठीक है? इज द राइट आंसर. रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर रॉन्ग. ठीक है? इजी क्वेश्चन. इज देयर एनी डिफिकल्टी? क्या इस क्वेश्चन में कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा डाउट है कि जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो डर जाएं? और क्या अगर हमने जैसा शुरू में कहा था कि 3 सब्जेक्ट हैं और उन 3 सब्जेक्ट में से हम इजी टॉपिक्स को टिक कर लें और उनको पढ़ने लगें, तो क्या वो हमारा मेथड ज्यादा आसान नहीं है? वो हमारा मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना? हमको अपने गोल को अचीव करने के लिए वही मेथड अप्रोप्रिएट है. ठीक है? तो हम उसे फॉलो करेंगे. क्लियर है? किसी को कोई शक है? तरन्नुम, मुझे स्माइलिंग फेस पसंद है. ठीक है ना? बहुत सैड क्लास के साथ में या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल क्लास के साथ में मुझे लगता है कि जो हम 1 महीने का काम 1 घंटे में कर सकते हैं, हमको लगता है हम 1 घंटे का काम 3 महीने में करेंगे. ठीक है? तो मुझे स्माइलिंग फेस पसंद है और इसीलिए मैं भी हमेशा. ठीक है? क्लियर? इसको हटाते हैं. Today I am just telling you what easy type of questions are there in CSAT. So CSAT is not a difficult task. If anybody is saying कि बहुत टफ है, तो that moment दोनों कानों का इस्तेमाल करें, एक से सुने और एक से निकाल दें. तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए इजी है. तुम आ जाना, मैं सिखा दूंगा या सिखा दूंगी. अगर तुम्हें बहुत टफ लग रहा है तो तुम मेरे से ट्यूशन लेने आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए CSAT क्वालिफाई करा दूंगी. और अगर गारंटी चाहिए तो 10,000 रुपए की फीस जमा कर दो. उस ट्यूशन से 10,000 रुपए फीस लेना ना, क्वालिफाई हो जाएगा. ठीक है? कमिंग बैक. अब हम लोग आज थोड़ा सा, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई. ठीक है? अगर आप कहो तो पुराने 1-2 क्वेश्चंस हम आपको और डिस्कस कर दें डिफरेंट चैप्टर से, ताकि आपको लगे कि हाँ आसान है. या अदरवाइज अगर हम सब बैठे ही हैं तो क्यों ना एक चैप्टर को आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लें, इफ एवरीबॉडी इज रेडी. ठीक है? और आज एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे. आज हम उस चैप्टर का खाली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
और फिर आप घर जाकर के क्वेश्चंस करोगे, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप घर जाकर के क्वेश्चंस करोगे और देखोगे कि यस, आज मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और हमको करने ही कितने क्वेश्चन है? तो अगर एक क्वेश्चन हमारी एक क्लास में क्लियर हो रहा है, तो सी सेट के लिए हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने ही नहीं है। और अगर आप सब चाहोगे तो हम अलग अलग टॉपिक से, जो आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड है, मींस रीजनिंग है, उससे भी आज हम आपको एक चैप्टर, एक क्वेश्चन क्लियर कराएंगे और उससे भी एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर आएगा। तो आज हम आपके सी सेट के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। ठीक है? तो लॉजिकल रीजनिंग से शुरू कर दूं या मैथ से शुरू कर दूं? मैथ से शुरू कर दूं। मैथ चलता है। ठीक है? जस्ट 1 सेकंड का मेरे लिए वहां से मेरा मोबाइल उठा दे, मांग लाना प्लीज। और सत्येंद्र सर को बुला देना बेटा। ठीक है? तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर एक स्टार्ट कर सकते हैं? आज हम लोग, अगर सब ने कहा कि हम लोग मैथ्स को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज हम एक जिस चैप्टर पे थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, वो चैप्टर हम थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं। और वो चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है? चाल, समय और दूरी। प्लीज पानी दे दीजिएगा। और हम उस चैप्टर का एक क्वेश्चन हमने आपको लिखाया था लास्ट टाइम पर, तो वो क्वेश्चन आपने लिखा था, वो क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे? इज एनीबडी रोट दैट क्वेश्चन? किसी के पास में है? हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि वो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड डिस्टेंस का। अगेन आई एम रिपीटिंग। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, a train 200 meter long is moving with the rate of 40 kilometer per hour. A train 200-meter long is moving at the rate of 40 kilometer per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway track? In how many seconds एक ट्रेन जो कि 200 मीटर लंबी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, वो ट्रैक के पास खड़े एक आदमी को कितनी देर में पार करेगी? एवरीबडी गॉट द क्वेश्चन? ठीक है? और अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि जहां पे लोगों ने कहा कि 2015 के बाद से सी सेट का लेवल हाई हो गया है, क्वेश्चंस को लेवल ऊंचा हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब ये क्या हो गया? बढ़े हुए लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है? और क्वेश्चन करने के बाद में हम आपसे पूछेंगे कि क्या ये बढ़ा हुआ लेवल डिफिकल्ट है? क्या हम बेस वापस स्टार्ट करें? ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या होती है मैथ्स में? फॉर्मूला। ठीक है ना? फॉर्मूला क्लियर होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है कि इतने मीटर लंबी ट्रेन है, इस रफ्तार से चल रही है और एक आदमी को कितने समय में पार करेगी? तो क्या क्या चीजें दी गई हुई हैं? रफ्तार से चल रही है, मतलब स्पीड दी हुई है। ठीक है? और ट्रेन लंबी है, तो मतलब डिस्टेंस है। ठीक है? तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम हमसे पूछा गया है। तो 3 है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। चाल बराबर दूरी बटे समय। S इज इक्वल टू, हमने इसको चाल को और सब चीजों को डिनोट कर दिया। S को, चाल को डिनोट कर दिया स्पीड को S से, डिस्टेंस को डिनोट कर दिया D से और टाइम को डिनोट कर दिया
टी से। तो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी इज ए फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि अब अगर फॉर्मूले में तीन चीजें हैं तो तीन चीजों में से दो चीजें दी हुई होंगी और एक हमको निकालनी होगी। ठीक है, और जिस चीज को हमें फाइंड आउट करना है, वॉट एवर यू हैव टू फाइंड आउट, you put it at on your left side and rest on the right side। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है कि अगर इज इक्वल टू लिखा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो भी जान लो। इफ नथिंग इज रिटन ओवर एयर, अगर यहाँ पर सिंगल एस लिखा हुआ है, एक होता है न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, अंश और हर। ठीक है, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, हिंदी में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीजें लिखी हुई हैं तो कोई इश्यू नहीं है। और अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ है, अगर हर नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट हर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? बाय डिफॉल्ट ये होता ही होता है। और अगर इज इक्वल टू का साइन लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो टी को इधर लिख जाएंगे तो एस इंटू टी हो जाएगा। और हमको फाइंड क्या करना है? टी फाइंड करना है, तो टी को इधर ले गए और एस को इधर ले आए। टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस हो गया। ठीक है, जो अब हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात बाद में करते हैं, अभी हम इसी बेसिक की बात कर लेते हैं। जो कुछ भी हमको फाइंड आउट करना है वो हम लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, बाकी चीजों को राइट साइड में कर लेते हैं। तो हमको टी फाइंड आउट करना था, तो ये हो गया डी अपॉन एस। सिमिलरली अगर हमको डी फाइंड आउट करना होगा तो डी विल बी इक्वल टू टी इंटू एस। क्लियर है? अगर हमारे पास में तीन कंटेंट हैं TDS, तो हमारे उसमें से एक ही चीज फाइंड आउट करनी होगी। जो चीज फाइंड आउट करनी हो वो लेफ्ट साइड में रखेंगे और ये ऐसे चला जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई भी शक नहीं होगा, तो बहुत ही बेसिक है। फिर भी अगर आपको कोई शक हो कहीं पर भी, पूछने में कोई शर्म नहीं। जाते समय सिर्फ एक वो छोटा सा कोटेशन पढ़ लिया करो, तो पूछने की शर्म खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ठीक। अब इसमें फॉर्मूला क्लियर। अब इसमें हमारे पास में दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा चीज होती है कि हमारे पास में एक ही टीडीएस है। अगर क्वेश्चन में दो टीडीएस दिए हुए तो क्या करेंगे? तो उसको हम लेटर अगले क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि अभी आप कंफ्यूज नहीं हो। अभी हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन है ना, और चल वो किस रफ्तार से रही है? मतलब डिस्टेंस किस में दिया हुआ है हमारा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर। कंफ्यूजन कहां पर क्या होता है? पहला कंफ्यूजन होता है कि अगर हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इतनी दूरी, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई ट्रेन जो वो है, बताइए 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितनी देर में तय करेगी? द क्वेश्चन इज कि for train moving with the speed of 40 kilometer per hour, in how much time it will cross, it will cover 5000 kilometer distance। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस दिख रहा है, तो हमने उसको सीधे सीधे से लिख दिया कि डिस्टेंस क्या था? 5000 किलोमीटर था। और हमारे पास में स्पीड क्या थी? स्पीड थी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास में टाइम निकालना था, तो टाइम क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू होता है डी अपॉन एस। तो डी अपॉन एस, दिस इज इक्वल टू, डी था हमारा 5000, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस क्लियर क्लियर दिया हुआ है, अपॉन स्पीड कितनी है? 40, ये जीरो ये जीरो, यहां से हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ इतना हो गया। ठीक है, क्लियर? आपने सामने निकाल लिया। अब जिस क्वेश्चन की बात आपने करी, अब जिस क्वेश्चन को हमने लिखाया, वहां पर क्वेश्चन क्या था? रत्ना, इज एनीथिंग रॉन्ग? क्लियर है ना? ठीक है, अब जिस क्वेश्चन की बात हमने करी, वहां पर क्या था? वहां पर हमारे पास में दिया हुआ था कि एक ट्रेन जो कि 200 मीटर लंबी है और
40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस करके कोई चीज नहीं दी गई। तो व्हेन देयर इज नो डिस्क्राइब्ड डिस्टेंस, तो दैट मोमेंट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ इज अ डिस्टेंस। क्लियर है ना? जो ट्रेन की लंबाई है वो खुद का ही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में d इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दैट ट्रेन। क्लियर? तो डिस्टेंस कितना हो गया? 200 मीटर। स्पीड हमको कितनी दी गई? 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमको निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है? अब उस डिस्टेंस अपॉन स्पीड को करने से पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया और जिसमें बच्चों ने कहा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दें। डिस्टेंस कितना था? 200। स्पीड कितनी थी? 40। इन्होंने क्या किया? 5 सेकंड में पार करेगी। जो पहला ऑप्शन वहां पर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 5 सेकंड। और जहां आपने 5 सेकंड में टिक किया वहां क्या हो गया? -1/3। क्लियर है? अब क्यों वो -1/3 हो गया? क्योंकि सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर क्या है कि अगर हमारे पास में दो यूनिट दी हुई, यहां पर डिस्टेंस की यूनिट किसमें है? मीटर में, और स्पीड की यूनिट किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। तो यूनिट्स हमारी सेम होंगी तभी हम एडिशन, सबसेक्शन, डिवीजन करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, अनलेस अनटिल जब तक कि हम उस यूनिट को सेम ना कर दें। ठीक है? इफ आई शुड आस्क 2 चेयर प्लस 2 चेयर, हाउ मेनी चेयर? 4 चेयर्स। इफ आई आस्क 2 चेयर प्लस 2 टेबल, हाउ मेनी चेयर? 2 चेयर। मतलब हम उसको ऐड नहीं कर पाए ना। ऐड करने के लिए क्या करना था? या तो वो चेयर ही होती या टेबल ही होती, या हम आपसे क्वेश्चन पूछते कि हाउ मच फर्नीचर इज देयर। ठीक है? फर्नीचर तब आप कहते 2 टेबल एंड 2 चेयर आर देयर। ठीक है? हम बहुत ज्यादा बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अगर इसमें भी आपको कहीं पर कुछ लग रहा हो कि नहीं सर इससे और, तो हम और नीचे भी जा सकते हैं, हम और बेस में भी जा सकते हैं। एकदम बेस फाउंडेशन से लेकर के हमें अपर तक जाना है, इसलिए जो बच्चों को आता है वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और जिनको नहीं आता है वो सीखेंगे। ठीक है? एंड आई एम टेकिंग, एवरीबॉडी इज टेकिंग इंटरेस्ट, दिस इज एप्रिसिएशन फॉर मी। थैंक यू। ठीक है? तो यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। इसको यूनिट्स कहते हैं और हिंदी में इकाई कहते हैं। तो यूनिट्स को सेम होना जरूरी है। तो यूनिट्स के सेम करने के लिए क्या करना है? या तो हम मीटर को किलोमीटर में बदल दें, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दें। ठीक है? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो जो नंबर दिया हुआ है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बिकम मीटर पर सेकंड। गॉट इट? ठीक है? अब सर ने कहा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वहां हम क्वेश्चन हॉल में बैठे हुए हैं और हम वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि 5/18 से करना है कि 18/5 से करना है। भाई वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आपके ऊपर एक प्रेशर है, और सच से एक बात दिमाग से आपके स्लिप कर गई कि 5/18 और 18/5। तो कॉन्सेप्ट सब चीज का समझ लो, अगर वहां पर कंफ्यूजन हो तो हम उसको कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? क्या है? 40 किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर को किस में बदल रहे हैं? मीटर में बदल रहे हैं। तो 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो अगर बड़े को छोटे में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है ना? तो 40 किलोमीटर बराबर 40 इंटू 1000, यही तो करेंगे। सिंपल मैथ है, एकदम बेसिक मैथ्स है। तो इंटू 40 इंटू 1000 कर दिया, तो ये तो मीटर हो गया। अब ये आर दिया हुआ था, तो आर्स को अगर कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हमने, पर का मतलब होता है, पर मींस 40 किलोमीटर पर आवर, पर आवर मींस
डिवीजन, तो डिवाइडेड बाई इंटू 60 कर दिया, डिवाइडेड बाई 60 तो किस में कन्वर्ट हो गया, आर से मिनट में कन्वर्ट हो गया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड्स की, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो हम उसमें 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट। तो अब ये हमारा मीटर पर सेकंड हो गया। अब अगर हम इसमें देखें 10 10 10 10 दो जीरो कैंसिल हो गए, 2 3 जा 16, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या बच गया, 40 इंटू 5 बाई 6 3 जा 18, ठीक है। तो 5 बाई 18 क्यों आता है, ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर छोटी से छोटी चीज भी हमको आती है तो हम कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारे पास में यूपीएससी में या किसी भी कंपटीशन में या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कंफ्यूजन के लिए कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, अपने सीनियर से पूछ करके, किताबें पढ़ करके, देख करके मेहनत करेंगे, बट वी विल नॉट लिव विद द कंफ्यूजन, ठीक है। एक बेसिक फंडा है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमसे गलतियां होंगी, हम गलती करेंगे। तो दो तरीके के लोग होते हैं, ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं जिससे गलती ना हो। दो तरीके की चीजें होती हैं, दो तरीके के इंसान होते हैं। कौन कौन से दो इंसान, एक वो जो गलती करते हैं और गलती के साथ अपने आप को रेक्टिफाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अरे इस वजह से हुआ था, उन्होंने उसको लॉजिक दिया और गलती के साथ जीने लगे। और दूसरे तरीके के इंसान वो होते हैं जिनसे गलती होती है, वो गलती एक्सेप्ट करते हैं और गलती को रिमूव करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। और जो गलती को रिमूव करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और जो गलती के साथ जीना सीख लेते हैं, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं जाते हैं। टेम्परेरी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ में आपने अगर गलती के साथ जीना सीखा है तो यू विल नेवर ऑन टॉप, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं और कभी नहीं। तो इसलिए गलती हो जाए, नो इशू, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमसे गलतियां होंगी होंगी, लेकिन हम गलती के साथ जिएंगे नहीं, हम गलती का रेक्टिफाई करते चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि 5 बाई 18 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 बाई 18 आपको क्लियर हो गया, एनी डाउट, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास में क्या था, दो यूनिट्स, हमारी दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए। आज हम एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। दो यूनिट सेम होनी चाहिए, और यहाँ पर यूनिट सेम नहीं दी तो हमने यूनिट्स को कन्वर्ट किया, ये मीटर है तो हमने इसको किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में चेंज किया, और मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने पर इसके पास में क्या आया। देखिए जो पहला ऑप्शन था ये गलत था ना, और बहुत इजी था, जिनको नहीं पता था उन्होंने सीधे सीधे से टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल दिया। तो हमें गलत आंसर नहीं निकालना है। तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 5/18, 45 जा 200, तो इट बिकम्स 200/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब हमारी दोनों यूनिट सेम हो गई, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, T इज इक्वल टू, थोड़ा सा लाउडली बोला करो, तुम्हारी आवाज भी स्पीकर में पहुंचे, ठीक है, D अपॉन, ठीक है, ठीक है, गलत तो नहीं है, ठीक। तो अब हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस कितना था 200, होल अपॉन स्पीड कितनी है 200/18, तो 200/18, अगर एक बड़े डिवीजन के नीचे दो डिवीजन है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है मल्टीप्लिकेशन के साथ में। ये सबको क्लियर है, इंटू 18 हो गया। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पर 200/18 था, तो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर चला जाता है। कोई शक,
कोई डाउट नहीं ना? तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, इनटू 18। ये आपका 200 और 200 कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आ गया आंसर। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी मैंने आपको इतना टाइम लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे एक एक चीज की यूनिट सेम होनी है, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए हमको इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। बट एट द एंड ऑफ डे फिर से आप इस क्वेश्चन को देखो, तो क्या ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन? इज इट डिफिकल्ट क्वेश्चन? क्योंकि 2018 से बहुत सारा सा पेपर डिफिकल्ट आने लगा है, सी सेट का लेवल बहुत हाई हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। भाई सीधे सीधे से टाइम दिया है, दिया है, एक ही चीज खाली करनी थी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पुट करके आंसर निकाल देना था, आंसर वाज देयर। ठीक है, एनी डाउट? हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? ठीक है ना? तो बहुत आसान सा था, हो गया। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्लियर है? तो जब 2018 में क्वेश्चन का आप स्टेटस देख रहे हो कि इस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछने के बाद में आदमी कहता है कि यार लेवल बहुत हाई हो गया है, सी सेट का लेवल धीरे धीरे से बढ़ रहा है, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने अब क्या किया कि डायरेक्टली मीटर और मीटर पर सेकंड न रख करके सिर्फ इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दिया, तो हमारा लेवल हाई हो गया। लेकिन जिसने कॉन्सेप्टली पढ़ा है उसके लिए ये लेवल कोई हाई नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अब इसी चैप्टर में हम आपके साथ में नेक्स्ट करते हैं। अभी क्या था, एक चीज इसमें बताने के लिए रह गई। किसको पार कर रहा था? अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाई रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वन ऑब्जेक्ट इज देयर, वन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स always will be there in the question, two objects always will be there। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट कौन थे? एक ट्रेन थी और दूसरा एक मैन था। ठीक है, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे जब हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं? जब हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और बदलते हैं, अ ट्रेन 200 meter long moving with the 40 kilometer speeds, in how many seconds it will cross a platform whose length is 20 meters, 40 meters, anything you can write। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट क्या हैं? एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 40 मीटर्स या 80 मीटर्स, वॉट एवर, आई एम टेकिंग एन जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, और एक ट्रेन है, ट्रेन जिसकी लेंथ 200 मीटर्स है। ठीक है, तो अब तो हमारे पास में दो लेंथ हो गई, तो हमारे पास में डिस्टेंस के लिए तो एक ही डिस्टेंस होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में d1 d2 तो है नहीं, हमारे फॉर्मूले में तो खाली d है। तो सिंगल d हम कैसे बनाएंगे? तो d डिस्टेंस विल ऑलवेज गेट एडेड, d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू d। ठीक है ना? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? d1 प्लस ऑलवेज डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज ऐड होगा। क्लियर है? बस नोटिस क्या करना है, हो सकता है कि ये यहां पर 4 किलोमीटर कह दें, क्या अ प्लेटफॉर्म विद द लेंथ ऑफ 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो अब मीटर प्लस किलोमीटर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पर
पहला स्टेप क्या है कि हम यूनिट को ऑलवेज चेक करेंगे, द यूनिट्स आर सेम और नॉट। अगर सेम है तो हम प्रोसीड करेंगे, और अगर सेम नहीं है तो हम यूनिट्स को सेम करेंगे। ठीक है धनंजय, कोई तुम्हें तो तुम लोग साइंस बैकग्राउंड से हो, ये सारी चीजें तुम लोगों को आ रही होंगी, लेकिन फिर भी बहुत समय हो गया छोड़े हुए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। डिस्टेंस विल, अब यहां पर दो प्लेटफॉर्म थे तो हमने जोड़ दिया। अब दो प्लेटफॉर्म है तो सर प्लेटफॉर्म की दूरी दी गई है, या दो ट्रेन है, एक ट्रेन जो है आपकी वो 200 मीटर लंबी है और दूसरी एक और ट्रेन है जो कि 300 मीटर लंबी है। ठीक है एक तो किस तरीके से आ सकते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दो डिस्टेंस दिए होंगे, पहली चीज दो डिस्टेंस दिए होंगे, तो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका डिस्टेंस है, जो उनकी लेंथ है वही उनका डिस्टेंस है। क्लियर है? ठीक है, और डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा। ऐड होने से पहले हम उनकी यूनिट्स देखेंगे कि वो यूनिट्स सेम है कि नहीं है। क्लियर? अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो अभी दो ऑब्जेक्ट्स कौन से थे, अभी हम लोगों ने देखा कि एक तो हमने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, एक मैन, अ मैन वाज देयर। अगर हम मैन को इमेजिन करें, अब यहां पर लेंथ ऐड होनी है, तो मैन की लेंथ कितनी होगी, वो तो दी हुई भी नहीं है, तो हम लेंथ कैसे ऐड करेंगे, डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, d1 प्लस d2 कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा साधारण सा तरीका है। द इजिएस्ट वे इज दिस, दैट इज योर इमेजिनेशन। ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं कि ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है, आदमी की इमेजिनेशन कैसी आएगी, वर्टिकल या हॉरिजेंटल? क्योंकि जिंदा आदमी को हम वर्टिकल में ही एज्यूम करते हैं, मुर्दे को हम हॉरिजेंटल में, तो हम जिंदे को ही एज्यूम करेंगे, वी आर पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, हम मुर्दे को नहीं एटीट्यूड। तो वर्टिकल या सिंगल क्वेश्चन हो सकता है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स द ट्रेन विल क्रॉस अ पोल, एक पोल को वो कितने सेकंड में पार करेगी। अब पोल की इमेजिनेशन क्या है, वर्टिकल, खड़ा हुआ सीधा सीधा। ठीक है, तो जिसकी भी इमेजिनेशन वर्टिकल बन रही है, वर्टिकल है जिसकी इमेजिनेशन, तो हमारे पास में वहां पे d2 जो है वो ऑलवेज जीरो है। वर्टिकल की लेंथ कुछ नहीं होती, वर्टिकल की लेंथ जीरो होती है, और किसी भी चीज में जीरो को ऐड करेंगे तो द नंबर विल रिमेन सेम, वो नंबर सेम रहेगा। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन थी, 200 मीटर लंबी ट्रेन में अगर आदमी की लेंथ जीरो जोड़ेंगे तो वो तो 200 रहेगी, तो हम उसमें अपनी एनर्जी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली 200 लिखेंगे। ठीक है, ताकि अगर हमारे पास में टाइम बच रहा है तो 40 क्वेश्चन की जगह हम 50 क्वेश्चन कर लें। अगर हमें क्वेश्चंस आते हुए हैं और हमारे पास में टाइम बच रहा है और हमें हॉल से नहीं निकलने को मिल रहा है वहां पे, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। तो वहां पर हम एक टाइम सेविंग मोड में भी चलेंगे, लेकिन टाइम सेविंग मोड का जो वो है, कॉम्प्रोमाइज गलत करने से नहीं है, जल्दबाजी से नहीं है कि जल्दबाजी में कोई गलत कर दिया, गलत करने से कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए टाइम सेविंग मोड कैसे, अगर वर्टिकल है तो जीरो है तो हमें ऐड नहीं करनी है, तो हमें डायरेक्टली 200 लिखना है। क्लियर? और अगर किसी चीज की इमेजिनेशन हॉरिजेंटल है, अब प्लेटफॉर्म जो कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन जा रही है, बताइए इतने लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, तो वहां पे प्लेटफॉर्म की इमेजिनेशन तो हमारी वर्टिकल नहीं आती ना, वहां तो हॉरिजेंटल आती है। और प्लस साथ ही साथ उसने हमें प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी दे रखा है, लंबाई दे रखी है। तो अगर दो डिस्टेंस हैं उसमें हम डिस्टेंस दोनों ऐड कर देंगे, ये दो 200 मीटर था, ये 300 मीटर था, तो 200 प्लस 300 मीटर बिकम्स 500 मीटर्स। ठीक है, स्टेप क्या है कि हम अपना कंफ्यूजन क्लियर रखेंगे कि हमारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां पर दो चीजें, अगर दो डिस्टेंस हैं, हमने कहां पर लिया, प्लेटफॉर्म को लिया। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म हमारा
ऐड हो गया। हमने किसको लिया? ट्रेन को लिया, ट्रेन ऐड हो गए। तो डिस्टेंस विल ऑलवेज गेट एडेड। ठीक है, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d। क्लियर? कोई डाउट? थक गए? ठीक है, अब इसके बाद में जिस एग्जाम्पल पे हम आए, अब ट्रेन की, ठीक है, अब दूसरी ट्रेन है, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रेन है तो हो सकता है माइट बी वो ट्रेन भी मूव कर रही हो। होगी कि नहीं होगी? अब ट्रेन खड़ी है तो बात अलग है, तो उसमें कोई दूसरी स्पीड नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन है या बस है या ये जो आदमी खड़ा हुआ था ये खड़ा ना होता, चल रहा होता, अगर ये आदमी खड़ा ना होता चल रहा होता, मीन्स हमारे पास में दो स्पीड होती। अगर आदमी है और चल रहा है तो इसकी लेंथ क्या है? आदमी है तो लेंथ जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, वर्टिकल जीरो है, ऐड करेंगे जीरो में सेम डिजिट विल कम। क्लियर? लेकिन अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड तो है। ट्रेन अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड तो है, बस अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड तो है। तो व्हेन यू हैव टू स्पीड्स, और हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो वहां पर एक ही s है, तो हम दो s में से एक s कैसे बनाएंगे? वी हैव टू मेक अ रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस के लिए तो हमने डिस्टेंस को ऐड कर लिया। रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड के लिए हमारा फोकस होता है कि वी हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जैसे हमने कहा कि यूनिट्स का होता है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर यूनिट्स के साथ ही साथ एक ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है। वो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। if they are moving in the same direction, तो that moment the speed will get deducted। हम वहां पर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर डायरेक्शन का रोल है एज वेल एज यूनिट्स का। अगर दोनों, और यहां पर जनरली क्या होगा कि आपके लेवल पे, आपके सी सेड में अगर दो ट्रेन का बता रहे हैं तो दोनों का यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में ही दिया होगा। ऐसा 99% हम मान करके चलते हैं, ऐसा 99% होता है। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे हैं, तो हम पहले देख लेंगे कि दोनों की यूनिट सेम है। ऐसा तो नहीं कि एक को मीटर पर सेकंड में दिया हो और एक को किलोमीटर पर सेकंड में दिया हो। तो पहला स्टेप हम यूनिट को सेम करेंगे। दूसरा स्टेप, अब रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम उसको ऐड करेंगे स्पीड को या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो अब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। if both the things are moving in the same direction, so that moment the speed will get subtracted. If they are moving in the opposite direction, the speed will get added. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आप लोग भी अक्सर बचपन में शुरू में, अभी भी शायद बैठते होंगे, बस में बैठते होंगे, ट्रेन में बैठते होंगे, तो जब आप देखते होंगे कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो हम लोग बहुत देर तक चलते हैं साथ में। वो दोनों ट्रेनें अगल बगल बहुत देर तक चलती हैं साथ में। और अगर हमारी क्रॉस ट्रेन हो रही, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आप देखते होंगे कि धर 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 आवाज तेज होती है और खटाक से ट्रेन क्रॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रही थी, और जब उन्होंने क्रॉस किया तो वो दोनों की स्पीड मिलाकर हो गई 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है और एक 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 150 किलोमीटर। तो हम दोनों ट्रेनों का साथ थोड़ा ज्यादा देर तक रहता है। ये आप सबने फील किया होगा। तो द सेम थिंग इज देयर इफ द ट्रेन्स, इफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। I am saying moving objects. Either it is a man or bus or train, anything can be there. If two moving objects, अगर दो मूव करने वाले ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास में एक ही एस आ गया, एक ही डी आ गया, एक ही टी आ गया। हम उसमें वैल्यू पुट करके
आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? अब इस एस्पेक्ट में हम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आप क्वेश्चन कर लोगे। अब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स टाइम डिस्टेंस एकदम क्लियर है। टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। आप, और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैंने अगर पिछले 10 15 20 सालों के पेपर्स जो आपके बैक पेपर्स होते हैं तो वो हमने अनसॉर्ट से अगर देखा है तो हमने उसमें ये चेक किया कि ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो अब आपका एक क्वेश्चन क्लियर है कि आप एक क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना? तो अब आपके मन में कोई भी डाउट हो तो अब आप वो डाउट पूछ सकते हो। क्लियर पवन? साक्षी क्लियर? ठीक है एवरीबॉडी? आज के लिए टॉपिक क्लोज करेंगे, एक दो क्वेश्चन दें। चलो एक क्वेश्चन लिखो। A train is moving with 200 meter per second while another train is moving with 100 meter per second. The length of the train is 50 meters and 40 meters respectively. In how many seconds they will cross each other? नव्या क्वेश्चन पढ़ो क्योंकि हमने तो ऐसे कोई भी फिगर मुंह में आई बोल दी। क्लियर है? 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक ट्रेन चल रही है जबकि एक दूसरी ट्रेन 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। दोनों ट्रेनों की लंबाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है। कितनी देर में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? दो 200 मीटर प्रति सेकंड और 100 मीटर प्रति सेकंड। डन? किसका किसका हो गया? धनंजय? एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 200 मीटर प्रति सेकंड है और एक और ट्रेन जिसकी रफ्तार 100 मीटर प्रति सेकंड है, दोनों की लंबाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है। दोनों की लंबाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है। बताइए वो कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? नव्या डन? मनीष डन? अनामिका गोइंग ऑन? पवन हो गया? साक्षी पूरा कंसंट्रेशन? राहुल हो गया? चलिए
हम आते हैं वापस क्वेश्चन पर। एवरीबॉडी, राहुल से, धनंजय से, और बच्चा तुम्हारा नाम विजय। राहुल, धनंजय, विजय, साइंस बैकग्राउंड, तीनों ने हाथ उठाया था, मैथ्स पढ़ी है, ठीक है ना? इसलिए हमें तुम्हें तीनों से कुछ एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है? और वो उस एक्सपेक्टेशन पर तुम लोग फेल हो गए। एक्सपेक्टेशन मुझे इस पूरी क्लास से थी इतना पढ़ने के बाद में, लेकिन इस पूरी क्लास को एक बार हम फिर से माफ करते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए माफी नहीं है, ठीक है? अब क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? और इस क्वेश्चन के बदले में हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वेश्चन, आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? 100 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि दोनों की लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 50 मीटर है। बताइए कि वो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। इज द क्वेश्चन कंप्लीट? क्योंकि डिस्टेंस तो हम ऐड कर लेंगे, ये तो कंफर्म है कि d इज इक्वल टू d1 प्लस d2। s का क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये कहीं से भी क्लियर नहीं किया कि वो विपरीत दिशा से आ रही हैं या सेम दिशा में हैं। Isn't it? तो दिस इज द जस्ट चेकिंग ऑफ योर सेल्फ कि हम आपको देख रहे थे कि आप कितना फोकस हो रहे हो, कि अगर हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो हाउ यू विल फाइंड आउट द रिलेटिव स्पीड। एंड फॉर दैट रिलेटिव स्पीड, अगर आपका फोकस है आपके क्वेश्चन के ऊपर, तो आपका वो फोकस ये है कि सर रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन आंसर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन कि सर इसमें रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, सर इसमें तो कुछ दिया नहीं है। Isn't it? तो ऑल ऑफ यू आर हेयर फिजिकली और मेंटली। भाई यहां पर फिजिकली और मेंटली बोथ रहो और स्माइलिंग रहो। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मुझे अगर एनर्जेटिक क्लास नहीं है तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाता हूं, ठीक है ना? बहुत बेसिक तुम लोगों को हमने कहा कि अगर आपको ये चीज नहीं आ रही है, हम इससे भी नीचे जाएंगे। हम उन टीचर्स में नहीं है जो ये मानते हुए चलते हैं कि इनको तो ये तो आता ही होगा, भाई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये तो आता ही होगा। नहीं, हम ये मानते हुए चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है और मुझे सब सिखाना है। अगर आपको आता है तो हम लोग तेजी से बढ़ जाएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो हम धीरे धीरे रुक करके बढ़ेंगे। हम अपने डेस्टिनेशन के साथ में, अपने गोल के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है? तो दिस इज योर फॉल्ट। नेक्स्ट टाइम से 100% क्वेश्चन को पढ़ो। जो नहीं आए कोई शर्म मत करो पूछने में। यहां पर मुझे ये पता है कि मोस्ट ऑफ यू जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन आपने नहीं पूछा कि अरे, तो वो हेजिटेशन नहीं रखना है, पूछना है विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन को कितनी देर में पार करेंगे। एक ट्रेन जो कि इतने मीटर से चल रही थी और विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन जिसकी लंबाई इतनी थी, वो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। अगर विपरीत दिशा से, अब हमने लगा दिया उसको, कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, तो विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और आंसर निकाल लेंगे। गॉट इट? बहुत छोटा छोटा सा कंफ्यूजन, इग्नोरेंस वाला, जो आपसे गलती से इग्नोर हो जाता है, वो क्रिएट किया जाता है। जब आपके पास में फाइल आएगी तो बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक होगी और उस सिली मिस्टेक को ही आपको पकड़ना है, ठीक है ना? तो बहुत गलतियां करवाई जाती हैं। हमने आपको बताया ना कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और पहला ऑप्शन 5 सेकंड। गलती करवाई जाती है, आपको दिया जाता है मौका, आपको चेक किया जाता है कि हाँ यू आर फोकस्ड, यू आर कंसंट्रेटेड और नॉट। तो हमें कंसंट्रेटेड रहना है, हमें डेविएट नहीं होना है। अगर कोई भी एक भी चीज जरा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है, यू कैन आस्क।
ठीक है, अगेन कमिंग बैक, इस क्वेश्चन के साथ में आपको टाइम डिस्टेंस का क्लियर हो गया, ठीक है। अब नाउ आई विल आस्क फ्यू ऑफ द स्टेप्स जो आपने पढ़ा है वो हम आपसे पूछते हैं, वापस क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और मुझे लाउड वॉइस में आंसर चाहिए। और लाउड वॉइस का मतलब यह है कि अगर बाहर कोई बच्चा बैठा हुआ है या बाहर कोई स्टाफ बैठा हुआ है तो उसे सुनाई पड़ना चाहिए, मेरी बात नहीं है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला, जब मुझे नहीं सुनाई दे रहा तो बाहर क्या सुनाई देगा? चाल, दूरी, समय। व्हाट फॉर्मूला वी आर सपोज टू यूज? ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमको टाइम निकालना है या वो निकालना है तो हम लोग अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसको हमें निकालना है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी डिजिट्स को राइट साइड रखते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट, हमारी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। हमारी यूनिट्स, अगर एक चीज किलोमीटर पर आवर में है और दूसरी चीज मीटर पर सेकंड में है तो हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इधर इट विल बी किलोमीटर पर सेकेंड और इट विल बी किलोमीटर पर आवर और इट विल बी मीटर पर सेकेंड। हमारी यूनिट्स सेम होंगे, चाहे वो डिस्टेंस की बात हो और चाहे वो स्पीड की बात हो। हमारी डिस्टेंस और हमारी स्पीड ऑलवेज, हमारी यूनिट्स ऑलवेज सेम होंगी, ठीक है, क्लियर। अगर डिस्टेंस क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज ऐड होगा। रिलेटिव डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा। डिस्टेंस में हमें सब्ट्रैक्ट करने का या ऐड करने का टेंशन ही नहीं है, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज ऐड होगा। स्पीड हमारी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से है तो ऐड होगी, अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे? उसके यूनिट्स देखेंगे कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी है और दूसरी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले उसकी यूनिट्स को सेम करेंगे, देन हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमको तीनों चीज का एक रिलेटिव मिल गया, एक ही टाइम मिल गया, एक ही डिस्टेंस मिल गया, तो हम स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, या वॉट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग टू फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट। क्लियर? टॉपिक क्लियर? आज क्या करेंगे? किसी भी बुक से जाकर के, आई एम नॉट सेइंग कि आप पुराना क्वेश्चन बैंक खंगालो, नो क्वेश्चन बैंक, नो एनसीईआरटी। आप क्लास 6 की एक बुक उठाइए, आप क्लास 10 की एक बुक उठाइए और उसमें से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चंस करेंगे? 20 क्वेश्चंस करेंगे। आज आप 20 क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस के करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वापस आकर के हमसे पूछेंगे, ठीक है। 3 तरीके की आपकी कॉपियां बन रही होंगी। एक कॉपी आपकी बन रही होगी जो आप क्लासरूम में लेकर के आ रहे होंगे, एक कॉपी आपकी बन रही होगी जो आप घर जाकर के पढ़ते होंगे, जो पढ़ाया गया है उसको फिर से पढ़ेंगे, और एक कॉपी आपकी फाइनल बनेगी, जो आपने पढ़ लिया वो फाइनल हो गया, तो वो फाइनल कॉपी में नोट डाउन होगा, जो कि जितना आपने पढ़ा है वो आपको एकदम बिल्कुल 80% हो गया है, 90% हो गया है, क्योंकि इसी थर्ड कॉपी को हम 3 4 5 बार रिपीट करवाएंगे, तब हम जाकर के कहेंगे 100%। और 100% हम कब कहेंगे? हम रैंडमली आपकी कॉपी यहां पर सबमिट करवाएंगे। हम रैंडमली किसी दिन आपको बोल देंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है घर पर, जो आपकी फाइनल कॉपी बनी हुई है, आप सब लोग निश्चय आईएएस में जमा कर दीजिए। यहाँ का स्टाफ वो उसको पूरा देखेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। आपको सक्सेस होना है और होना है और होना है, और आपको सक्सेस कराने के लिए हमें आपके साथ बहुत मेहनत करनी है, ये सच है। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि हमें जितनी मेहनत करनी है, हमें उससे ज्यादा मेहनत आपसे करवानी है। जिसको मेहनत करने से डर लगे वो इनिशियल लेवल पे ही कोचिंग छोड़ दे, और जिसको कुछ बनना है वो हमारे साथ आंख बंद करके फॉलो करे। निश्चय आईएएस में जो कुछ भी आपको सिखाया जाए, आप उसको आंख बंद करके फॉलो करिए, एंड आई गारंटी, my assurance is there कि you will get something, definitely yes।
That's all. Any question? Any doubt? Thank you. Thank you, class. तीन कॉपी बनानी पड़ेंगी, नहीं समझी। यहाँ पर क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं? जो हमको, हाँ, अभी जो पढ़ा या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो वो हम एक रफ कॉपी है, दैट इज रफ कॉपी, जिसमें जो सर बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, हम उस चीज को समझ रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं, स्पेसिफिक है। अब जब हम उस चीज को वापस घर जाकर के पढ़ते हैं, तो वापस घर जाकर के पढ़ते हैं, तो हम उसमें अंडरलाइन करते हैं, कि ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ, इस पॉइंट में मुझे डाउट है, इसको मुझे दोबारा से पूछना, या इस पॉइंट को, उस बात को, बात का मतलब चेंज हुए बगैर, विदाउट चेंजिंग द इंटेंशन ऑफ द ट्रुथ, आप उसको अपने शब्दों में चेंज करोगे। जब आप अपने शब्दों में चेंज करोगे, तो वो चीज आपको इजी मेमोराइज हो जाएगी। अगर हम आपसे कहेंगे कि आप मेरे ही शब्द याद रखो, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, मेरी बात का मतलब नहीं चेंज हो, और उसके लिए बहुत सारे से वर्ड्स हैं, आपने उसको चेंज किए बगैर अपने वर्ड्स में उसको कर लिया। ठीक है, तो वो आपकी सेकेंड कॉपी हो गई, जिसपे आपने अपने डाउट्स क्लियर करते हो और अपनी चीज को अपनी तरीके से मैनेज किया। ठीक है, और थर्ड कॉपी क्या होगी? जब ये सेकंड कॉपी आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, जैसे मान लिया कि हम कहते हैं कि आप आर्टिकल 15 पढ़ रहे हो पॉलिटी में, आप आर्टिकल 16 पढ़ रहे हो, आपने आर्टिकल 16 पढ़ा, आपको आर्टिकल 15 और 16 अच्छी तरीके से आ गया, तो फिर आपने अपनी कॉपी बंद करी, आपने अपनी कॉपी बंद करी और आर्टिकल 15 16 में जो आपने पढ़ा है उसको पॉइंट वाइज लिखना शुरू किया, विदाउट सीइंग एनीथिंग। आप तीसरी जो कॉपी बना रहे हो, उसमें आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, सिर्फ अपने दिमाग में। देन उस थर्ड कॉपी में को कंपेयर कर रहे हो कि कहीं कोई चीज छूटी तो नहीं। अगर कहीं कोई चीज छूटी हुई है या कोई चीज आप बार बार भूल रहे हो, तो वो थर्ड कॉपी आपकी कंप्लीट नहीं है। अनलेस अंटिल, जब तक कि जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है, उसकी थर्ड कॉपी बगैर देखे आप नहीं बना सकते। उसके ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर 15 20 25 50 जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, अगर वो वन लाइनर क्वेश्चन आप जनरेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अभी आप प्रिपेयर नहीं हो रहे हो। तो थर्ड कॉपी इज दिस, कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आप इंटेलिजेंटली, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, आप उसको कैसे कॉपी डाउन कर रहे हो, दैट इज योर पर्सनल नोट्स। और इसी नोट्स के, जो आपने यहां पर अगर एक टॉपिक को 20 दिन में पढ़ा है, तो उसको 15 घंटे में पूरा का पूरा टॉपिक कैसे फिनिश कर लोगे, वो कॉपी होगी जो आपके एग्जामिनेशन पे काम आएगी। आपको, आपके सामने इतनी बुक्स नहीं दिखाई देंगी कि मुझे ये पढ़ना है या इतने सारे से नोट्स रखे हैं। जो आपने थर्ड कॉपी अपनी बनाई है, और वो थर्ड कॉपी सिर्फ आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो थर्ड कॉपी हमारा भी सेटिस्फेक्शन होगी। वो कॉपी कोई भी जो हम मंगाएंगे, फिर उसमें फाइनल हम देखेंगे कि हमारी नजर से, जो आपके विशेषज्ञ हैं सहारण निश्चय एकेडमी के, उनकी विशेषज्ञ की नजर से, कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई, और फिर वो उसको भी करेक्ट करेंगे। अगर उसमें कहीं कोई चीज छूटी है, तो वो आपको बुला करके मेंशन करेंगे निश्चय में, और फिर उसके बाद एक फाइनल कॉपी आप बनाओगे, और आप एग्जामिनेशन टाइम पर अपनी बनाई गई बुकलेट्स पढ़ोगे खाली। सेलेक्ट होना है, तो डिफरेंट रास्ता एडॉप्ट करना होगा, और हमें सेलेक्ट होना है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, तो वो मुझसे वो कंफ्यूजन पूछ ले। ये सेस कैरी ऑन। हम्म हम्म बिल्कुल। कॉपी का पेज क्या होता है, कि कभी कभी होता है कि सस्ते के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा मोटा सा रजिस्टर खरीदते हैं, जिसके पेज का जो कलर है वो भी डल होता है, वो वाइट भी नहीं होता है, वो डल होता है। डोंट गो फॉर दैट। अच्छा पेज, अच्छा पेन, सुंदर हैंडराइटिंग, जो भी आपके हैंडराइटिंग, आपका फेयर नोट्स अट्रैक्टिव हो, पढ़ने में मजा हो, उसमें आप बीच में आप अपने कुछ कुछ भी अपने